जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस चालक सिपाही पे जो नई भर्ती आई है, उस भर्ती को देखते हुए हम लोगों के द्वारा 100 मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ उसका एनालिसिस भी हम लोग करवा रहे हैं। इसके अलावे हम लोग एक और बैच लॉन्च किए हैं जिसमें 100 मेगा मॉक टेस्ट, एनालिसिस तथा फुल सिलेबस भी हम लोग पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, जो फुल सिलेबस चल रहा है, उस फुल सिलेबस के सीरीज के अंतर्गत हम लोग जीएस का जो पोर्शन है उसमें हम लोग भारत के भूगोल को स्टार्ट किए हैं। और भारत के भूगोल के सीरीज के अंतर्गत आज हम लोगों का तीसरा क्लास होने जा रहा है। इसके पहले हम लोग भारत का भौगोलिक विस्तार एवं अवस्थिति को देख चुके हैं। साथ ही साथ भारत के जितने पर्वत और पठार है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियों को। साथियों, आपको बता दूं, यह जो जीएस का सीरीज चल रहा है, यह स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से साइंस को, फिर इकोनॉमिक्स को। एक एक पोर्शन को हम लोग कवर करने वाले हैं। अर्थात 60 नंबर आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यदि आप भी चालक सिपाही का फॉर्म भरे हैं तो आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते हुए आप लोग आगे बढ़िए। साथियों, आपको बता दूं, जो अन्य क्लासेस हैं वो सभी की सभी क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। ये जो क्लासेस हैं, ये एक दो क्लास अभ्यर्थी बोल रहे थे सर डेमो के तौर पे आप यूट्यूब पर भी डाला कीजिए। तो साथियों, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बैच आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि 60 नंबर जीके जीएस का प्रिपरेशन आपका बढ़िया से चल रहा है। साथ ही साथ 40 नंबर का जो मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं तो साथियों, आपका यहाँ पे जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा और नोट्स आप लोग बनाना क्या करिएगा, स्टार्ट करिएगा। चलिएगा साथियों, हम लोग समझते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र के बारे में साथियों हम लोग भारत के संपूर्ण नदियों को पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि जो भारत की नदियां हैं, यह नदियां किस प्रकार से प्रवाहित होती हैं, या भारत के नदियों को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, अध्ययन की दृष्टि से हमारे लिए क्या सुविधाजनक रहेगा। तो साथियों, भारत की नदियों को पढ़ने के लिए हम लोग इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वह आपका होता है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। साथियों, आपको पता है कि जो हमारा भारत है, इस भारत के उत्तर में है ना हिमालयी क्षेत्र है। अर्थात भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, स्थित है। और भारत के दक्षिण में जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, अर्थात पठारी हिस्सा है। तो आपको भी बता दूं, जो नदियों के उद्गम का स्रोत होता है वो पर्वत या पठार होता है। अगर मैं बात करूं भारत में जो नदियां निकलती हैं, अधिकतर नदियां है ना साथियों हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है और बहुत ऊंचा होने की वजह से हिमालय पर आप देखेंगे ग्लेशियर पाए जाते हैं, और वह वर्ष भर क्या होता है, हिमालय ग्लेशियर से ढका होता है। और वही ग्लेशियर जब पिघलता है तो साथियों वह नदी का रूप ले लेता है। तो भारत में एक तरफ जहाँ से नदियाँ निकलती है, या नदियों का जो स्रोत है या जो उद्गम स्थल है, वह है आपका हिमालय। अगर मैं बात करूं हिमालय पे कौन कौन सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो साथियों हिमालय पर आप देखेंगे नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कॉमेट की पहाड़ी है, त्रिशूल की पहाड़ी है, बद्रीनाथ की पहाड़ी है, केदारनाथ की पहाड़ी है, मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, बंदरपुर चोटी है, साथ ही साथ नामचा बरवा, सब हिमालय की क्या है, ये ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन चोटियों पर आप देखेंगे वर्ष भर बर्फ जमा होता है। जब बर्फ पिघलता है तो साथियों नदियों का क्या रहता है, रूप ले लेता है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं, भारत में नदियों का एक जल का जो मुख्य स्रोत है या नदियां जहां से निकलती है वह हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। तो हम लोग पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, इसको अलग से पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं हिमालय क्षेत्र से नदियां कौन कौन सी निकलती है, तो आप लोग साथियों गंगा नदी का नाम सुने होंगे, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, गोमती, रामगंगा, ये सभी की सभी नदियां कौन सी नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं। और आपको बता दूं साथियों, हिमालयी नदियां ये अक्सर बाढ़ भी लाने का कार्य करती है। तो हम लोग सबसे पहले इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जो हिमालय है, हिमालय का ढलान उत्तर से दक्षिण की तरफ है। अर्थात हिमालय से जो भी नदियां निकलती है वह उत्तर से निकल करके ये दक्षिण दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। तो एक भारत में नदियों का जो एक जाल है उत्तर भारत में दिखाई देता है।
वहीं पे जो नदियों का दूसरा जाल है, नदियों का साथियों जो दूसरा जाल है, ये आपको दिखाई देगा प्रायद्वीपीय पठार पे। साथियों ये हम लोगों का प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रायद्वीपीय पठार से भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये बड़ी बड़ी नदियों का क्या है, उद्गम स्थल का जो केंद्र है, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ से भी क्या होती है, बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को भी अध्ययन की दृष्टि से हम लोग दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ अपना जल गिराती है, और एक हम लोग पढ़ते हैं साथियों की जो अरब सागर में नदियाँ अपना क्या करती है, जल गिराती है। इसको हम लोग अलग अलग करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। ये अरब सागर है। तो दो तरह से प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को भी हम लोग पढ़ने का कार्य करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, है ना। अब हिमालय की नदियों को अध्ययन करने से पहले भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि जो हिमालयी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, क्योंकि अंतर से अक्सर सवाल क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के अंतर को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अच्छी कंटेंट को ले नहीं पाते हैं, उनके पास पहुंच नहीं पाता है, इस वजह से वो क्या होते हैं, वो सफलता से दूर रह जाते हैं। साथियों यहाँ पे आपको जो बता दिया जाएगा, संभवतः आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिएगा हम लोग समझते हैं जो हिमालयी नदियाँ हैं और जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, इनके बीच का अंतर क्या है, हम लोग अंतर को क्या करते हैं, समझते हैं। साथियों अगर मैं बात करूं सबसे पहले हिमालयी नदियों के बारे में, अर्थात जो हिमालय से नदियां निकलती है, ये आप देखेंगे ये सभी की सभी नदियां वर्षवाहिनी होती है। पहला अंतर याद रखिएगा, सभी की सभी नदियां क्या होती है, वर्षवाहिनी होती है, अर्थात वर्ष भर यह प्रवाहित होती है। वर्षवाहिनी होने के पीछे का कारण क्या है साथियों, क्योंकि जो हिमालय की नदियां हैं, इन नदियों को वर्ष भर जल प्राप्त होते रहता है। हिमालयी नदियों को जल प्राप्त होने का दो स्रोत है, एक तो वर्षा का स्रोत है और साथ ही साथ हिमनद है, अर्थात जब ग्लेशियर पिघलता है तब जल क्या होता है, प्रवाहित होता है, अर्थात नदियों में उफान देखने के लिए मिलता है। तो हिमालयी नदियाँ कैसी है, हिमालयी नदियाँ वर्षवाहिनी है, हिमालयी नदियाँ वर्षवाहिनी है, पहला अंतर याद रखिएगा। जबकि जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ ये आप देखेंगे वर्षवाहिनी नहीं है, यह आपका वर्षावाहिनी है। कैसी है, ये वर्षा वाहिनी है। वर्षा वाहिनी से मतलब क्या है साथियों, कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां वर्ष भर न प्रवाहित होकर के ये वर्षा पे निर्भर होती है, अर्थात जब वर्षा आता है, मानसून का सीजन आता है, तो इन नदियों में उफान देखने के लिए मिलता है, अर्थात इन नदियों का जल स्तर बढ़ता है। अदरवाइज आप देखेंगे इधर की बड़ी बड़ी नदियां सूख भी जाती है। आपको बता दूं कि दक्षिण भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इसमें आपका गोदावरी नदी है, इसमें आपका कृष्णा नदी है, इसमें आपका कावेरी नदी है, और कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां आप देखेंगे सूख भी जाती हैं, क्योंकि ये सभी की सभी नदियां वर्षा पे क्या होती है, निर्भर होती है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जहां हिमालयी नदियां वर्षवाहिनी है, वर्ष भर प्रवाहित होती है, वहीं पे आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कैसी हैं, ये वर्षावाहिनी है, अर्थात यह वर्षवाहिनी नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को सिर्फ वर्षा से जल प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, वर्षा से जल प्राप्त होता है। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। वहीं पे आपको बता दूं जो हिमालयी की नदियां हैं, हिमालयी नदियों को वर्षा से भी जल प्राप्त होता है, साथ ही साथ ग्लेशियर से भी इनको क्या होता है, जल प्राप्त होता है। यही कारण है कि आप देखेंगे जब मानसून आता है, तो मानसून के सीजन में जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हिमालयी नदियों में उफान आ जाता है, अर्थात हिमालयी नदियाँ बाढ़ लाने का कार्य करती हैं। चाहे यमुना नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे कोसी नदी हो, चाहे घाघरा नदी हो, चाहे गंडक नदी हो, सभी की सभी नदियाँ बाढ़ लाने का कार्य करती हैं। क्यों लाती है मानसून के सीजन में, उसके पीछे का कारण है कि वर्षा जब होता है तो नदियों का जल स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें पहले से ग्लेशियर से निकलने वाले पानी का जल स्तर तो होता ही है, साथ ही साथ वर्षा भी हो जाता है तो जल स्तर बढ़ जाता है और नदियां उफान में आ जाती हैं। वहीं पे बात करूं जो हिमालयी नदियां हैं साथियों, हिमालयी नदियां अक्सर अभी अपने युवा अवस्था में है, अपने जवानी में है।
अर्थात ये नदियां पहाड़ों से निकलती है और तुरंत मैदानी क्षेत्रों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अर्थात हिमालयी नदियों में इतना ताकत होता है कि वह किसी भी चीज को काट छाट करके अलग थलग करने का कार्य करती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां ये अपने प्रौढ़ा अवस्था में है, ये अपने कहाँ पे है, प्रौढ़ा अवस्था में है। और साथियों बता दूं कि जो प्रौढ़ा अवस्था में हिमालयी नदियां हैं ये अपनी घाटी को गहरा कर चुकी है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहिएगा, जो युवा नदी होती है या जो अपने जवानी में नदी होती है वो अपने घाटी को लगातार गहरा करती है। घाटी अर्थात आपको भी पता है कि जो नदियां प्रवाहित होती है ऊंचाई से ढलान की तरफ क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये अपने घाटी को तब तक गहरा करती है कि जब तक उस समुद्र का स्तर प्राप्त न कर ले। तो हिमालयी नदियां अपने घाटी को अभी भी क्या कर रही है, गहरा कर रही है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपने घाटी को गहरा कर चुकी है। अर्थात इसके अंदर अब उतना ताकत नहीं बचा हुआ है कि अपने घाटी को गहरा करे। अर्थात ये नदियां अपने प्रौढ़ा अवस्था में या वृद्धा अवस्था में जा चुकी है। वहीं पे साथियों आपको बात करूं कि जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां अक्सर आप देखेंगे लंबी दूरी तय करने का कार्य करती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां बहुत लंबी दूरी तय नहीं करती है। वही नदी लंबी दूरी तय करती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अदरवाइज अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां जो है यह लंबी दूरी तय करने का कार्य नहीं करती हैं। तो ये प्रमुख अंतर है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में। उम्मीद है आपको ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। जो जो मैं बोलता हूं उसको आपको लिखते हुए भी चलना है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयी नदियों के बारे में कि हिमालयी नदियां कौन कौन सी है। यहाँ पे सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे हिमालयी नदियों को भी हम 3 भागों में बांट दिए हैं। हिमालयी नदियों में 3 तंत्र है, एक है आपको सिंधु नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र और एक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तंत्र क्या होता है ये समझना क्या है, जरूरी है। साथियों आपको बता दूं कि जब भारत में नदियां प्रवाहित होती है या किसी भी देश में, तो एक मुख्य नदी होती है। एक क्या होती है, मुख्य नदी होती है। और जो मुख्य नदी होती है यह बहुत सारे नदियों का जल लेकर के अपने साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। इस प्रकार से एक नदियों का जाल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है या एक जाल बन जाता है, जिसे हम लोग सिस्टम का नाम दे देते हैं। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं इसमें 3 तरह के सिस्टम कार्य करते हैं। एक है बड़ी नदी है सिंधु नदी, एक है गंगा नदी और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों की तीनों बड़ी नदियां आप देखेंगे बहुत सारे नदियों का जल लेकर के साथ में चलती है। आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है ये सिंधु नदी से ज़्यादा है और सिंधु नदी की जो लंबाई है ये गंगा नदी से क्या है, ज़्यादा है। अभी हम आपको बताएंगे कौन सी नदी कितना किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो ये आप समझिएगा, एक मुख्य नदी होती है और उसके साथ बहुत सारी नदियां क्या होती है, प्रवाहित होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे चलिए हम ले लेते हैं, हम मानते हैं कि यह गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम आप देखेंगे भारत के उत्तराखंड राज्य में होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। लगभग 2525 किलोमीटर का दूरी ये क्या करती है, तय करती है। बहुत लंबी दूरी तय करती है गंगा नदी, है ना। 2525 किलोमीटर अपने आप में एक मायने रखता है। अब देखिएगा यह गंगा नदी जब प्रवाहित होती है तो अपने साथ बहुत सारे नदियों का जल लेके चलती है। जैसे में अगर मैं बात करूं कि गंगा के बाएं तट पर कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, तो साथियों गंगा नदी के बाएं तट पे आके रामगंगा नदी मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे गोमती नदी आकर के मिलती है। फिर इसके अलावा घाघरा नदी आके मिलती है। फिर आप देखेंगे जो गंडक नदी है, गंडक नदी आकर के इससे मिलती है। साथ ही साथ जो कोसी नदी है, कोसी नदी भी गंगा नदी में मिलती है। और इसके अलावा जो महानंदा नदी है ये भी आकर के इसमें मिलती है। अर्थात गंगा नदी के बाएं तट पर बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है। अर्थात इन सभी नदियों का जल ले जाने का कार्य कौन करती है, गंगा नदी करती है। इसके अलावे जो गंगा नदी का दायां तट है, गंगा नदी का क्या है, गंगा नदी का दायां तट है। गंगा नदी के दाएं तट पर भी बहुत सारी नदियां आके क्या होती है, मिलती है। चलिए हम ये गंगा नदी को बना दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। चलिएगा गंगा नदी के दाएं तट पर भी आप देखेंगे आकर के जो नदी मिलती है, इसमें एक नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। यह यमुना नदी का जल है ना गंगा नदी लेकर के जाती है। यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है लेकिन आकर के यह प्रयागराज में क्या होती है, मिल जाती है। वहीं पे आपको बता दूं जो टोंस नदी है, टोंस नदी भी प्रयागराज के समीप आप देखेंगे गंगा नदी में मिलती है। वहीं पे सोन नदी है, सोन नदी भी आकर के गंगा नदी में क्या होती है, मिलती है। और ये सभी की सभी बड़ी
बड़ी नदियां हैं और बड़ी बड़ी नदियां आकर के इसमें मिलने का कार्य करती हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। हम ये बताना चाहते हैं कि नदी तंत्र में एक मुख्य नदी होती है और मुख्य नदी बहुत सारी नदियों का जल लेकर के अपने साथ चलती है। और आपको बता दूं, मुख्य नदी में जो नदी आकर के मिलती है उस नदी को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। और ये जो सहायक नदियां हैं ये भी अकेले नहीं बहती है, ये बहुत सारे नदियों का जल लेकर के अपने साथ प्रवाहित होती है, करती हैं। जैसे मैं यमुना नदी का अगर मैं बात करूं साथियों, तो यमुना नदी यह अकेले नहीं प्रवाहित होती है, यह मालवा के पठार से निकलने वाले चंबल नदी का भी जल लेकर के जाती है, बेतवा नदी का भी जल लेकर के जाती है ना। काली सिंध नदी का भी ये क्या करती है, जल लेकर के चलती है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूँ तो यमुना नदी जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी बहुत सारे नदियों का जल लेकर के ये साथ में क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से जो गंडक नदी है, गंडक नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती है, बहुत सारे नदियों का जल लेकर के, चाहे कोसी नदी है ये भी बहुत सारी छोटी मोटी नदियों का जल लेकर के प्रवाहित होती है। इस प्रकार से अगर मैं कहूं साथियों तो ये नदियों का एक बहुत ही बड़ा तंत्र खड़ा हो जाता है, नदियों का बहुत ही बड़ा तंत्र खड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम या नदी तंत्र कहते हैं, या कह सकते हैं नदियों का एक बहुत बड़ा जाल क्या हो जाता है, बन जाता है। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे बड़ा नदियों का तंत्र कौन सा है, अर्थात कौन सी भारत की नदी है जो बहुत सारे नदियों का जल लेकर के अपने साथ प्रवाहित होती है, तो साथियों वह है आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और आपको बता दूं जो गंगा नदी का क्षेत्र है, इस गंगा नदी के क्षेत्र पे आप देखेंगे भारत की विशाल जनसंख्या भी क्या करती है, निवास करती है। आपको पता होगा है ना कि जो हम लोगों का भारत है, भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। लेकिन उत्तर और दक्षिण के बीच का जो बीच वाला भाग है, इसे हम लोग कहते हैं साथियों उत्तर का विशाल मैदान। ध्यान से समझिएगा, ये आपका हिमालय हो गया, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। लेकिन यह जो बीच वाला खाली स्थान देख रहे हैं, बीच वाला खाली स्थान देख रहे हैं, यह उत्तर का विशाल मैदान है, यह उत्तर का क्या है, विशाल मैदान है। और उत्तर के विशाल मैदान में ही भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और भारत में जो जनसंख्या निवास करती है साथियों, इसी गंगा नदी के तट पे क्या करती है, निवास करती है, दोनों ओर बसी हुई है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, फिर आप देखेंगे जो बिहार है, बिहार में भी जनसंख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो गंगा नदी का इलाका है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, अर्थात नदियों के किनारे ही शहर अक्सर क्या होते हैं, बसा करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी तंत्र क्या है या नदी तंत्र क्या है, ये सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब ये जो नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र में हिमालय की जो नदियां हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। हिमालय की नदियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले सिंधु नदी तंत्र, फिर पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, और फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए हम लोग सिंधु नदी तंत्र को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको ऐसा क्लास कहीं नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा, है ना। पढ़ाते सभी लोग हैं लेकिन समझाता कोई कोई है ना। चलिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, तो सबसे पहले सिंधु नदी का उद्गम समझना होगा। उसके बाद से सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। साथियों यहाँ पे हम मैप लेकर के आए हैं ताकि आपको मैप के माध्यम से समझा सके। और आपको बता दूं कि आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको मैप का ज्ञान है तो आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिएगा हम लोग सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत सिंधु नदी को जानते हैं कि सिंधु नदी कहां से निकलती है। तो साथियों सिंधु नदी का अगर मैं बात करूं तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है ये होता है मानसरोवर झील के समीप। कहां पे होता है, मानसरोवर झील के समीप। एक ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, है ना। और ये जो सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी
उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए ये आती है भारत में, और भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। गिलगिट है, गिलगिट के समीप ये दक्षिण में मुड़ करके ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए साथियों ये जाकर के अरब सागर में ये नदी क्या होती है, गिर जाती है। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूँ साथियों तो ये सिंधु नदी जो तंत्र है ये ब्रह्मपुत्र नदी के बाद इसका दूसरा सबसे बड़ा लंबाई है ना। उद्गम कहाँ पे है, ये आपका चेमायुंडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के समीप तिब्बत के पठार पर स्थित है। तिब्बत का पठार चीन में है, अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं तो इस नदियों का जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह चाइना है। कहां पे है, चाइना। चाइना के बाद भारत, भारत के बाद ये कहां प्रवाहित हो रही है, पाकिस्तान में प्रवाहित हो रही है। और एक चीज आप ये भी याद रखिएगा, यह अंतरराष्ट्रीय नदी है। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। अब यहीं पे आपको एक फैक्ट्स और समझना पड़ेगा जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। ये जहां से सिंधु नदी निकलती है यहीं से 3 नदियां निकलती है। यहीं से कितनी नदियां निकलती है, 3 नदियां निकलती है। एक तो हो गया सिंधु और दूसरी हो गई सतलज, और एक और नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। 3 नदियों का उद्गम स्थल एक ही है, ध्यान से समझिएगा। जहां से सिंधु नदी निकलती है वहीं से सतलज नदी भी निकलती है, और वहीं से आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। यह तीनों की तीनों नदियां अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, और तीनों का जो उद्गम स्थल है वह मानसरोवर झील है। वह क्या है, मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील के समीप से अलग अलग ग्लेशियरों और अलग अलग तालों से ये नदियां क्या होती हैं, निकलती है। यह तीनों की तीनों नदियां अंतर्राष्ट्रीय है, जो 3-3 देशों से प्रवाहित होती है। अगर मैं बात करूं सिंधु नदी के बारे में तो यह चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, CIP से याद रखिएगा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान 3 देशों से प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से सतलज नदी जो है चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ये भी 3 देशों से क्या होती है, प्रवाहित होती है। वहीं पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से 3 देशों से होकर के क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। और तीनों का उद्गम स्थल क्या है, एक ही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों की तीनों नदियां हिमालयी नदियां नहीं है। यहां पे ये फैक्ट्स और भी समझना होगा साथियों। आपको बता दूं कि ये तीनों की तीनों नदियां हिमालय के उत्पत्ति के पहले से ही क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब इस चीज को आप कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना होगा साथियों। आज जो हम लोगों का हिमालय है, आप मैप पे जो हिमालय को देखते हैं, आज जहां पे हिमालय है वहां पे करोड़ों वर्ष पहले एक सागर हुआ करता था, जिस सागर को हम लोग कहते हैं टेथिस सागर। क्या कहते हैं, टेथिस सागर। साथियों ये हमारा हिमालय है, ये हमारा क्या है, हिमालय है। आप कल्पना कर लीजिए कि ये आज जहां पे हिमालय है वहां पे कभी टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर हुआ करता था, और इसी टेथिस सागर में जमा हुए मलबों से हिमालय का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि ये जो सिंधु और सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये तीनों की तीनों नदियां हिमालयी नदियां नहीं है, हिमालय से नहीं निकलती है। ये तीनों की तीनों नदियां अंगारा लैंड की हिस्सा है, अर्थात तिब्बत के पठार पर आप देखेंगे ये पहले से ही मानसरोवर झील से पहले से ही ये तीनों की तीनों नदियां क्या हो रही थी, प्रवाहित हो रही थी। अर्थात ये तीनों की तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैसी नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां का मतलब क्या हुआ साथियों, कि यह तीनों की तीनों नदियां हिमालय के उत्थान के पहले से ही ये क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है, तो 3 नदी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। साथियों हिमालय का उत्थान होता गया, लेकिन यह नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला। यह घाटी को गहरा करके नदियां आर पार प्रवाहित हो गई, लेकिन अपना मार्ग बदलने का कार्य नहीं की है ना। तो तीनों की तीनों नदियां कैसी हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। तीनों की तीनों नदियां कैसी नदियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। तीनों की तीनों नदियां निकलती कहां से है, तो मानसरोवर झील के समीप अलग अलग ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती है। तो आइए अब इतना समझ गए तो सिंधु नदी को डिटेल हम लोग पढ़ते हैं ना। सिंधु नदी से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला जानिए कि इसका उद्गम कहां पे होता है। तो साथियों सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के समीप चेमायुंडुंग ग्लेशियर से। यह जहां से निकलती है वहां से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए, किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। साथियों ये नॉर्थ है तो ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो आप देख लीजिए जो हिमालय का प्रवाह है यह किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। ये उत्तर पूर्व दिशा में है ना,
बहते हुए ये भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। अर्थात चीन के बाद ये तुरंत भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर राज्य में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। और फिर जम्मू कश्मीर राज्य में दो पर्वतों के मध्य होते हुए, है ना, ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। आपको जब हम पर्वत पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको चर्चा किए थे काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में हम चर्चा किए थे, साथ ही साथ लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा किए थे, और साथ ही साथ हम जास्कर पर्वत श्रेणी के बारे में क्या किए थे, चर्चा किए थे। तो साथियों जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी यह जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य होते हुए ये क्या करती है, जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप जाती है, और गिलगिट के समीप जाने के बाद ये साथियों दक्षिण के तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और दक्षिण के तरफ मुड़ करके, है ना, मुड़ने से पहले यह एक गार्ज का भी निर्माण करती है, अर्थात एक कैनियन का भी निर्माण करती है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु गार्ज। क्या कहते हैं, सिंधु गार्ज। तो क्वेश्चन ये बिहार पुलिस 19,838 पदों में भी पूछा गया है कि सिंधु गार्ज कहाँ पे स्थित है। तो सिंधु गार्ज ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो गिलगिट है, इसी गिलगिट के समीप क्या है, यह सिंधु गार्ज स्थित है। गार्ज होता क्या है साथियों, इसे हम लोग कैनियन कहते हैं। साथियों आपको बता दूं, जो पहाड़ होते हैं, इस पहाड़ों को काट करके जब नदियां आर पार निकल जाती है तो कुछ इस प्रकार से कैनियन बन जाता है, जिसे हम लोग गार्ज का संज्ञा देते हैं। तो सिंधु नदी सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। जो सतलज नदी है ये सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। ये तीनों की तीनों नदियां तीन गार्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। तो याद रखिए, सिंधु नदी चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होते हुए यह जम्मू कश्मीर में ही गिलगिट के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करके यह पाकिस्तान में क्या होती है, चली जाती है। इतना फैक्ट्स आप लोग पहले याद रखिएगा। अब देखिएगा, यह सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती है, यह अपने साथ बहुत सारे नदियों का जल लेकर के प्रवाहित होती है। सिंधु नदी का प्रवाह का दिशा देखेंगे तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण के तरफ है, अर्थात सिंधु नदी के दाएं तट पर आकर के मिलने वाली बहुत सारी नदियां हैं। उसी प्रकार से सिंधु नदी के बाएं तट पर भी आकर के मिलने वाली बहुत सारी नदियां हैं। अगर मैं बात करूं सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है, तो साथियों यहां पे आप देख सकते हैं दाएं तट पर अक्सर आकर के मिलने वाली वो सभी की सभी नदियां पाकिस्तान की नदियां हैं। चाहे कुर्रम हो, चाहे काबुल हो, चाहे गुमल हो, ये सभी की सभी नदियां साथियों कहां से आ रही हैं, ये पाकिस्तान से आके प्रवाहित हो रही है। जबकि गंगा के बाएं तट पर आकर के जो नदी, सिंधु के बाएं तट पर जो नदी आकर के मिल रही है, ये सभी की सभी नदियां ये भारतीय नदियां हैं, अर्थात भारत से निकल रही है और सिंधु के बाएं तट पर आकर के मिल रही है। अगर मैं बात करूं सिंधु के बाएं तट पर आकर के कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इसमें साथियों आपको एक बार और मैप को समझना होगा, इस मानचित्र को ध्यान से देखना होगा। यहां पे देखिए एक नदी है जिसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी, ये आपका झेलम नदी है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका झेलम नदी है ना, ये झेलम नदी है। दूसरी नदी आपको दिखाई दे रही होगी चिनाब नदी। ये कौन सी नदी है, ये आपका है चिनाब नदी। झेलम और चिनाब ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और आकर के यह मिलती है किससे, रावी नदी से। यह किससे मिलती है, रावी नदी से। और रावी नदी इन दोनों नदियों का जल लेकर के आगे बढ़ती है और ये आकर के सतलज नदी में क्या होती है, मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम होता है यहाँ पे आप देखेंगे मानसरोवर झील के समीप ही राकस ताल से होता है, और ये सतलज नदी आकर के इन सभी नदियों का जल लेकर के पाकिस्तान में चली जाती है। और इस सतलज नदी में एक और नदी आकर के मिलती है जिसे ब्यास नदी हम लोग कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सिंधु के बाएं तट पर आकर के कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो एक हो गया झेलम, दूसरा हो गया चिनाब, है ना, तीसरा हो गया आपको रावी, और चौथा हो गया आपको ब्यास, और पांचवा हो गया साथियों आपको सतलज नदी। ये सभी की सभी नदियां सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर के क्या होती है, मिलती है। अगर मैं बात करूं सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी के बाएं तट पे आके मिल रही है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम होता कहां पे है, तो मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से होता है। कहां से, राकस ताल से। इसी राकस ताल से सतलज नदी निकलती है और
तिब्बत के बाद ये भारत के हिमाचल प्रदेश में यह सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। साथियों आपको बता दूं, जो सिपकिला दर्रा है, यह सिपकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसी सिपकिला दर्रे से जब प्रवेश करती है तो सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, और सिपकिला गार्ज से प्रवेश करते हुए ये भारत में आती है, और भारत में आने के बाद साथियों ये जाती है, प्रवाहित होती है, तो अपने साथ सतलज नदी, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, इन चारों नदियों का जल उठाती है, और जल उठा करके अपने साथ ये आती है, और पाकिस्तान में जा करके एक जगह है मिठानकोट। कौन सा जगह है? मिठानकोट। इसी मिठानकोट में यह सतलज नदी क्या करती है? सिंधु नदी में अपना जल क्या करती है? विसर्जित करती है, और सतलज नदी इन सभी नदियों का जल ले जाकर के अरब सागर में गिराने का कार्य करती है। तो सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर के मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम सजाना होगा। तो सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। कितनी नदियां हैं? 5। कितनी नदियां हैं? 5। इसी 5 नदियों के नाम पर जो पंजाब शहर है ये बसा हुआ है। पंच मतलब क्या हो गया? 5। आप मतलब क्या हो गया साथियों? नदियां, है ना। 5 नदियों के संगम पे जो बसा है वो है पंजाब। इसे पंजाब में इन 5 नदियों को एक साथ हम लोग पंच नद के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा, है ना। अब क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है? तो साथियों इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं इनका उद्गम कहां पे होता है, इनकी विशेषताएं क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों अब इसमें हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे नदियों को। झेलम को अलग, चिनाब को अलग, रावी को अलग, ब्यास को अलग और सतलज को अलग। जब इन सभी नदियों की विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम लोग का सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी नदियां हैं यहां से सारे नदियों से सवाल हम लोग का क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं? एक एक चीज को समझते हैं, है ना। चलिएगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे साथियों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिल जाएगा वो कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, अगर इस बैच को आप मिस कर दिए तो दुनिया का सबसे बड़ा भूल आप करने जा रहे हैं। और हम लोग जो बैच लॉन्च किए हैं साथियों, मात्र 299 रुपीज में 100 मेगा मॉक टेस्ट और साथ ही साथ उसका एनालिसिस, और 599 में साथियों हम लोग 100 मेगा मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, और पूरा जीएस और यातायात की सिलेबस भी हम लोग पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्ले स्टोर पे सीडीए ऐप को क्या करना है? सर्च करना है, और ये सीडीए ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे साथियों, तो सीधे बैच परचेज का ऑप्शन आ जाएगा, और क्लास में आप जुड़ जाएंगे। और आपको बता दूं साथियों, जब क्लास में आप जुड़ जाएंगे तो आपका वर्दी भी क्या हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। इसका गारंटी है। हम ये कभी भी नहीं कह रहे हैं कि हम बेहतरीन पढ़ाते हैं, हम इतना जरूर कहते हैं कि आपको कंटेंट हम बेहतरीन देते हैं। इस बात का हम गारंटी लेते हैं। कंटेंट मायने रखता है, समझाने वाला तो कोई भी समझा सकता है, या आप भी समझ सकते हैं। यह जब मैप दिया जाएगा साथियों, डेटा दिया जाएगा, तो इसका 40% चीज आप खुद से ही क्या कर लेंगे? समझ पाएंगे, है ना। चलिएगा, अब आते हैं आगे। थोड़ा सा अब ये फैक्ट्स को देख लेते हैं ना, सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या दिया हुआ है साथियों। सिंधु नदी तंत्र क्या है? यह सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी है। सिंधु नदी के बारे में बोला गया। सिंधु नदी के बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 प्रमुख सहायक नदियां इस प्रकार है: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी है, जो जम्मू कश्मीर राज्य से क्या होती है? निकलती है। इसके अलावा जो 4 नदियां हैं, चिनाब, रावी और ब्यास, ये हिमाचल प्रदेश से क्या होती है? निकलती है। वहीं पे सिंधु नदी तंत्र को हम लोग 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो पंजाब में बहती है, जिसे पंचनद के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों का जल लेकर के सतलज नदी आगे बढ़ती है, और पाकिस्तान के मिठानकोट में ले जाकर के जल क्या करती है? गिरा देती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये समझना जरूरी है। तो साथियों जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप होता है। वहीं पे जो सतलज नदी है इसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप जो राकसताल झील है वहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचाला दर्रे से होता है, और जो रावी और ब्यास नदियां है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से क्या होती है? निकलती है। उम्मीद है आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे, डेटा क्या है साथियों। इसमें सिंधु
नदी के बारे में और कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। तो साथियों सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडू ग्लेशियर से क्या होती है, निकलती है, ये तो रटा गया होगा। और जम्मू कश्मीर राज्य में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से उत्तर पश्चिम दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है। सिंधु नदी गिलगिट के समीप गार्ज का निर्माण करती है, जिसे सिंधु गार्ज कहते हैं। गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ करके क्या होती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये डेटा आपको समझा दिए हैं। सिंधु नदी के बाद भारत की कौन कौन सी बड़ी नदियां हैं यहां पे देख लीजिए, है ना। तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितना है, 2580 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर है। सतलज नदी का लंबाई कितना है, 1550 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का लंबाई कितना है, 1465। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इससे छोटी नदी साथियों यहाँ पे यमुना नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, 1385 किलोमीटर। इसका लंबाई आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उम्मीद है पहले आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा कि कौन सी नदियां कहां से निकलती है। तो आइए एक बार और यहां पे हम क्लियर कर देते हैं ना। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होगा। तो सिंधु नदी का उद्गम होगा आपको चेमा युंगडू ग्लेशियर से, मानसरोवर झील के समीप। ये आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है ना। और ये जो सिंधु नदी है जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की जो पहली सहायक नदी है, ध्यान से समझिएगा, जो इसकी पहली सहायक नदी आपको बताए थे साथियों, ये है आपका झेलम नदी। कौन सी, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको याद रखना है। तो साथियों जो झेलम नदी का उद्गम होता है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में, है ना, एक जगह है बेरीनाग। उसी बेरीनाग के समीप एक झील है शेषनाग। उसी शेषनाग झील से इस झेलम नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी में एक झील प्रवाहित होती है जिसका नाम है बुलर झील। कौन सी झील, बुलर झील। और यह जो बुलर झील का निर्माण हुआ है साथियों, इसी झेलम नदी से हुआ है। झेलम नदी के विसर्पण के टूटने से हुआ है। ये उत्तर भारत की कह लीजिए सबसे बड़ी एक मीठे पानी की क्या है, झील है। और बुलर झील का निर्माण किससे हुआ है, तो झेलम नदी से हुआ है। यह बुलर झील भारत का एकमात्र गोखुर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गोखुर झील का। अर्थात गोखुर झील से तात्पर्य क्या है, ध्यान से समझिएगा, जो अपवाद होता है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोखुर झील आपको समझना होगा साथियों, ध्यान दीजिए। जब नदियां प्रवाहित होती है तो वह विसर्पण करते हुए चलती है, रेंगते हुए चलती है। जब रेंगते हुए चलती है साथियों, तो इसके विसर्पण के दौरान इसका एक हिस्सा टूट जाता है। अर्थात नदी को प्रवाहित होना था इस दिशा से, लेकिन यह पहले ही थोड़ा मुड़ जाती है। तो जब पहले थोड़ा मुड़ जाती है, ऐसे स्थिति में आप देखेंगे एक विशाल जलाशय का निर्माण कर देती है, जल इकट्ठा हो जाता है। और चारों तरफ से अगर स्थल खंड से जो जल घिरा होता है उसे हम लोग झील का निर्माण, झील कहते हैं। तो ये जो हम लोगों का बुलर झील है, इस बुलर झील का निर्माण आप देखेंगे झेलम नदी से हुआ है और झेलम नदी के विसर्पण के टूटने से हुआ है। इसी वजह से इस बुलर झील को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, गोखुर झील कहते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। कश्मीर घाटी में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, शेषनाग झील से होता है। वहीं पे जो सिंधु की दूसरी सहायक नदी है चिनाब नदी, है ना, ये आपका चिनाब नदी है। चलिएगा, चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है साथियों, तो चिनाब नदी का उद्गम आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होता है साथियों, तो ये आपका होता है बड़ा लाचाला दर्रे से। चिनाब नदी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ फैक्ट्स नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चिनाब नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। बिहार पुलिस 19,838 पदों में पूछा गया है। बांध जब हम पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे, आप लोग बताइए, जानते हैं तो, है ना। अब चलिएगा साथियों, ये जो रावी नदी है, रावी नदी, ये रावी नदी आप देखेंगे इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश है। ये बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है, बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है ना। ये आपका चिनाब नदी है। जो रावी नदी है, रावी नदी कहाँ से निकलती है, चलिए अलग अलग पेन बदल देते हैं। ये आपका हो गया, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। और यहीं पे आप देखेंगे जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी भी ये निकलती है कहाँ से, रोहतांग दर्रे से। तो ये हो गया झेलम, ये हो गया चिनाब, ये हो गया रावी और ये हो गया ब्यास। दो नदियों का उद्गम स्थल रावी और ब्यास का ये है आपका रोहतांग दर्रा। और यही चीज आपको क्या किए थे, वहां पे लिखे हुए थे। वहीं पे बात करूं जो सतलज नदी का उद्गम है, सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप कहां से होता है, राकस ताल से होता है। कहां से, राकस ताल से। इस फैक्ट्स को भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहां से बहुत सारा फैक्ट्स निकल के आएगा।
आप लोग पढ़े होंगे सिंधु नदी जल समझौता के बारे में। साथियों 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत यह निर्णय किया गया था कि किस नदी का पानी कौन सा देश कितना इस्तेमाल करेगा। तो साथियों अगर हम बात करें, है ना, कि भारत और पाकिस्तान में नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर के जो समझौता हुआ है सिंधु नदी जल समझौता, उसके अंतर्गत साथियों सिंधु नदी तंत्र में जो पश्चिम की 3 नदियां हैं यह तय किया गया। ध्यान से समझिएगा, सिंधु नदी जल समझौता में हुआ क्या, है ना, तो ये तय किया गया कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, यह इंडस हम लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, सिंधु, है ना, सिंधु, झेलम और चिनाब, पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों का, इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% जो जल है, 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, जबकि 20% जो जल है साथियों ये कौन करेगा, 20% जल इंडिया करेगा। ये तय किया गया था। और जो पूर्व की 3 नदियां हैं, है ना, पूर्व की 3 नदियां में रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, तो ये जो रावी, ब्यास और सतलज है, इन तीनों नदियों का जल, रावी, ब्यास और ये आपका हो गया सतलज, इन 3 नदियों का जो जल है इसका 80% जल कौन करेगा, भारत इस्तेमाल करेगा, इंडिया करेगा, अर्थात 20% जल कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। ये आपका क्या हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता के तहत तय किया गया था। आप लोग देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इसमें यही सिंधु नदी जल समझौता को तोड़ने का क्या कहा गया था, बात कहा गया था। तो उम्मीद है आपको ये सिंधु नदी जल समझौता भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें से और नदियों का उद्गम स्थल भी आपको समझ में आ गया होगा, कहां से निकलती है, कौन नदी किसके साथ प्रवाहित होती है, ये भी आप देख लिए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों की कुछ विशेषताएं भी हैं, जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्यास नदी के बारे में, कि सिंधु नदी की वह एकमात्र कौन सी सहायक नदी है कि जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। तो साथियों वह एकमात्र सहायक नदी है, वह आपका है, वह एकमात्र सहायक नदी है साथियों आपका ब्यास नदी है, कि जो पाकिस्तान में नहीं जाती है। यह भारत से ही निकल के भारत में ही एक सतलज नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। पंजाब में एक जगह है हरिके, इसी हरिके नामक जगह पे यह सतलज नदी में क्या होती है, मिल जाती है ना। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जो झेलम नदी है साथियों, झेलम नदी यह एकमात्र सहायक नदी है जो भारत और पाकिस्तान के सीमा के साथ साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इस फैक्ट्स को भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब आइए इन नदियों के बारे में एक एक करके फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, ताकि सिंधु नदी तंत्र क्या हो जाए, समझ में आ जाए। फिर उसके बाद से हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइएगा साथियों, यहाँ पे आते हैं ना, चलिएगा देखते हैं यहाँ पे जो झेलम नदी है। पहले झेलम नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर चिनाब नदी के बारे में, फिर रावी और ब्यास के बारे में, और फिर सतलज के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, सारा का सारा पीडीएफ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। चलिएगा झेलम नदी के बारे में देख लीजिए। झेलम नदी के बारे में क्या कहा गया है, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और श्रीनगर से होते हुए बुलर झील में क्या होती है, मिल जाती है। झेलम नदी बुलर झील के आगे भारत पाकिस्तान के सीमा के साथ साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है। कश्मीर घाटी एक समतल सपाट मैदान है और झेलम नदी इस घाटी में विसर्पण करते हुए क्या होती है, कठोर चट्टानी संरचनाओं के बीच में प्रवाहित होती है। वहीं पे चेनाब नदी का उद्गम बाड़ालाचाला दर्रे से होता है। जो रावी और ब्यास नदी है, रावी और ब्यास नदियां हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, जबकि ब्यास नदी सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में क्या होती है, मिल जाती है। तो ये सभी की सभी नदियों का विशेषताएं हैं। सतलज नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करके सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। भारत में सतलज नदी 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। भारत के 2 राज्यों में सतलज नदी सिंधु की शेष 4 नदियों
का जल समृद्ध रूप से लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पे क्या होती है, मिल जाती है। वहीं पे पंचनद के अलावा कुछ अन्य छोटी नदियां भी हैं जो सिंधु नदी के बाएं तट पर मिलती है। ज़्यादातर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होती है ये नदियां। तो ध्यान रख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है सिंधु नदी के बाएं तट पर जो नदियां जाकर के मिलती है जम्मू कश्मीर में, वह एक है जास्कर, एक है आपका श्योक। कौन सी नदी? श्योक नदी याद रखिएगा। इसके अलावा सीगार और गिलगिट, ये 4 नदी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा श्योक नदी के बारे में पूछा जाता है कि श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा जास्कर, सीगार और गिलगिट ये भी क्या है, सहायक नदियां है। तो उम्मीद है आपको सिंधु नदी तंत्र समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे साथियों गंगा नदी तंत्र। क्या करेंगे? गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो चलिएगा साथियों, अब हम लोग गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद से हम लोग आएंगे सीधे जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसको देखेंगे, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गंगा नदी से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, गंगा नदी की कितनी सहायक नदियां है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे गंगा नदी को थोड़ा सा आप लोग मैप पे भी यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, है ना। गंगा नदी का यहाँ पे हम उद्गम बनाए हुए हैं और इसकी सहायक नदियों को तो देखिएगा साथियों, ये आपका गंगा नदी है। ये जो मोटा वाला दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर का, ये मेन मुख्य नदी है गंगा नदी। अब इस गंगा नदी के बाएं तट पर आकर के इधर बहुत सारी नदियां क्या हो रही है, मिल रही हैं, जिसमें आपको रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है और महानंदा है ना। ये गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली। वहीं पे गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं, यमुना नदी है। साथ ही साथ यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बनास है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए दाहिने तट पर आकर के एक सीधी नदी मिल रही है, कौन सी? सोन नदी मिल रही है। और इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार से ये दामोदर नदी निकल करके इस हुगली नदी में आकर के मिल रही है, और हुगली नदी इसी गंगा नदी की क्या है, वितरिका है। तो इसमें हम एक एक नदियों को अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग गंगा नदी के उद्गम से रिलेटेड फैक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। साथियों अगर मैं बात करूं गंगा नदी के उद्गम को लेकर के कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो साथियों गंगा नदी का उद्गम है ना भारत के उत्तराखंड जिला में 2 धाराओं के मिलने से, जिसमें एक धारा है भागीरथी और एक धारा है अलकनंदा। ये दोनों धाराएं उत्तराखंड जिला में जब देवप्रयाग में मिलती है तब जाकर के क्या होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड जिला में 2 धाराओं के मिलने से होता है। एक धारा है भागीरथी और एक धारा है अलकनंदा नदी। यह दोनों धाराएं जब आपस में देवप्रयाग में मिलती हैं तो गंगा नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से और बिहार के 12 जिलों से होते हुए यह पश्चिम बंगाल में जाती है, और फिर ये जा करके बांग्लादेश राज्य में क्या करती है, बांग्लादेश में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। और फिर उसके बाद से यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल करके, यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल करके है ना जा करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो गंगा नदी के बारे में आपको क्या क्या फैक्ट्स याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा गंगा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो उद्गम होता है उत्तराखंड में। भारत के कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर के ये प्रवाहित होती है। बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है, तो बिहार के 12 जिलों से होकर के ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से, तो 28 जिलों से। अगर बात किया जाए कि गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो साथियों गंगा नदी का जो सर्वाधिक लंबाई है जिस राज्य में, वह है आपका उत्तर प्रदेश। और सबसे कम लंबाई है ना, ये आपका है झारखंड राज्य में। कहाँ पे सबसे कम लंबी दूरी तय करती है, ये झारखंड राज्य में। ये फैक्ट्स याद रखिए। गंगा नदी पहली बार पहाड़ी क्षेत्रों को
कहाँ पे छोड़ती है, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में यह कहाँ पे प्रवेश करती है, किस जगह पे? तो साथियों पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में गंगा नदी जो प्रवेश करती है वो आपको करती है हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में। तो ये फैक्ट्स भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, है ना। अब देखिएगा जो गंगा नदी का घाटी है यह उत्तर भारत में यह एक विशाल मैदान का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये फैक्ट्स याद रखिए। इसके अलावे आपको क्या याद रखना है, इसके अलावे ये याद रखना है कि गंगा नदी के बाएं तट पर जो आकर के नदियां मिलती है, जो भी सहायक नदियां गंगा नदी के बाएं तट पर आकर के मिलती हैं, वो सभी की सभी नदियां कौन सी है, हिमालयी नदियां हैं। जबकि गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर के जो मिलने वाली नदियां हैं, यमुना नदी को छोड़ करके गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर के जो भी नदियां मिलती है साथियों, ये सभी की सभी नदियां प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, नदियां हैं। इस फैक्ट्स को भी क्या करना है, याद रखना है। आपको उम्मीद है गंगा नदी का विशेषता समझ में आ रहा होगा। गंगा नदी यह भारत की एक ऐसी नदी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि गंगा नदी बहुत सारी नदियों का जल लेकर के एक साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, सबसे लंबी दूरी उत्तर प्रदेश, सबसे कम झारखंड में। पहली बार पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्रों में, कहाँ पे, ये मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो हरिद्वार में। इसके अलावा उद्गम कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में। बिहार के कितने जिलों से, तो 12 जिलों से होकर के क्या होती है, प्रवाहित होती है। ये गंगा नदी के बारे में बेसिक फैक्ट्स है। गंगा नदी के बाएं तट पर आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी है, वो आपका नदी है साथियों हिमालयी नदी है। और गंगा नदी के दाहिने तट पर जो नदी आकर के मिलती है वो प्रायद्वीपीय पठार की क्या है, नदी है ना। तो चलिए अब इस चीज को हम कवर करते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। सबसे पहला नंबर चीज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम, क्योंकि यहां से लेकर के सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों। जैसा कि मैं आपको बताया कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में 2 धाराओं के मिलने से होता है। एक धारा है भागीरथी। अब सबसे बड़ी बात है कि यह भागीरथी नदी कहां से निकलती है, या ये धारा का उद्गम कहां से होता है। तो साथियों भागीरथी का जो उद्गम होता है उत्तराखंड में, एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तराखंड में एक जगह है उत्तरकाशी जिला है। इसी उत्तरकाशी में आप देखेंगे एक जगह है गोमुख, और इसी गोमुख के जगह पर एक ग्लेशियर है गंगोत्री। कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री। इसी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी क्या होती है, निकलती है। तो उम्मीद है आपको पहले ये चीज समझ में आ गया होगा। गंगा नदी का उद्गम 2 धाराओं के मिलने से होता है, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी जिला है वहीं पे एक जगह है गोमुख। उसी गोमुख के समीप ग्लेशियर है गंगोत्री। इसी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी का क्या होता है, उद्गम होता है। और ये भागीरथी जब देवप्रयाग में आती है, प्रवाहित होते हुए देवप्रयाग नामक स्थान पे आती है उत्तराखंड में ही, तो आप देखेंगे साथियों इसमें आकर के अलकनंदा नदी मिलती है। और अलकनंदा नदी जैसे ही मिलती है, यह अलकनंदा नदी मिलने के बाद गंगा नदी का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो पहले ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रखिएगा, अलकनंदा नदी, ठीक ना। चलिएगा साथियों, जो अलकनंदा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड में सतोपथ ग्लेशियर से होता है। किससे होता है, सतोपथ ग्लेशियर से होता है। तो इस चीज को कैसे आप याद रखेंगे, गंगा नदी का उद्गम याद आप रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जब 2 नदियां देवप्रयाग में मिलती है उत्तराखंड में, तो गंगा नदी का उद्गम होता है। जो गंगोत्री भागीरथी नदी का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है, सतोपथ ग्लेशियर से होता है। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है अलकनंदा नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग अलकनंदा नदी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला नंबर चीज, जो अलकनंदा नदी का उद्गम है ये कहां से होता है, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो अभी मैं बताया कि जो अलकनंदा नदी का उद्गम है वह होता है सतोपथ ग्लेशियर से। किससे होता है, उत्तराखंड में जो सतोपथ ग्लेशियर है उसी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। लेकिन अलकनंदा नदी स्वतंत्र रूप से यह नहीं निकलती है।
अलकनंदा नदी का भी उद्गम दो धाराओं के मिलने से होता है। सतोपथ ग्लेशियर से एक धारा निकलती है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा, याद रखिएगा, धौली गंगा। एक नदी निकलती है धौली गंगा, और जो दूसरी धारा निकलती है ना, ये भी नदी है, इसे हम लोग कहते हैं विष्णु गंगा। कौन सी गंगा? विष्णु गंगा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों की दोनों नदियां या दोनों की दोनों धाराएं उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग में, कौन सा जगह है? विष्णु प्रयाग। इस विष्णु प्रयाग में जब मिलती है ये दोनों धाराएं, तो किस नदी का निर्माण होता है भाई मेरे? तो निर्माण होता है अलकनंदा नदी का। किसका? अलकनंदा नदी का। तो उम्मीद है आपको पहले ये चीज समझ में आ गया होगा कि अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम विष्णु प्रयाग में होता है, दो धाराओं के मिलने से, धौली गंगा और विष्णु गंगा। या धौली गंगा और विष्णु गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है? सतोपथ ग्लेशियर से। इसीलिए हम संयुक्त रूप से इकट्ठे बोल देते हैं, जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपथ ग्लेशियर से होता है। अब आ जाइए साथियों, अब अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है ना, आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें आकर के कुछ इसमें सहायक नदियां भी मिलती है। जैसे एक नदी है पिंडार नदी, है ना, एक नदी है आपका पिंडार नदी, है ना। यह पिंडार नदी जो है, यह आकर के अलकनंदा नदी में कर्णप्रयाग नामक जगह पे मिलती है। कहाँ पे? कर्णप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है। और इसके जल को उठा करके अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, और आगे जैसे ही बढ़ेगी तो एक शहर आएगा जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। कौन सा शहर है? रुद्रप्रयाग। और साथियों, जैसे ही रुद्रप्रयाग शहर आएगा, इस रुद्रप्रयाग शहर में एक और नदी आकर के मिलेगी इसमें अलकनंदा में, जिसका नाम होगा साथियों मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। ये भी याद रखिएगा, ये मंदाकिनी नदी। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो अलकनंदा नदी है, यह स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है, अपने साथ पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी का भी जल लेकर के आगे बढ़ रही है। अब जैसे ही रुद्रप्रयाग से आगे यह अलकनंदा नदी बढ़ेगी भाई मेरे, वैसे ही आएगा आपका इसके बाद, है ना, रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ेगी तो आएगा देवप्रयाग। क्या आएगा? देवप्रयाग। इसको याद रखिएगा। और ये जो देवप्रयाग है, इसी देवप्रयाग में, चलिएगा इसको साफ से लिख लेते हैं ना, चलिएगा यहाँ पे देवप्रयाग में, इसी देवप्रयाग में आप देखेंगे जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी आकर के मिलती है, और मिल करके आप देखेंगे गंगा नदी का क्या करती है? निर्माण कर देती है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, गंगा नदी का उद्गम दो धाराओं के मिलने से होता है, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी नदी। ये दोनों की दोनों नदियां ये कहाँ पे मिलती है? तो ये दोनों की दोनों नदियां मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी का कहानी क्या है? अलकनंदा नदी का उद्गम, है ना, दो धाराओं के मिलने से, विष्णु गंगा और धौली गंगा का विष्णु प्रयाग में मिलने से होता है। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो विष्णु प्रयाग के बाद आता है कर्णप्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद क्या आता है? कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में आके पिंडार नदी मिलती है, और पिंडार नदी का जल लेकर के गंगा नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ेगी तो रुद्रप्रयाग आएगा। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है, और इस अलकनंदा नदी का और पिंडार नदी का जल लेकर के जो अलकनंदा नदी है ये आगे बढ़ती है, मंदाकिनी और पिंडार नदी का जल लेकर के अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। तो फिर आता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग में भागीरथी नदी आकर के इससे मिल जाती है, और गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। तो इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, गंगा नदी के उद्गम से रिलेटेड ये सवाल है, ये अक्सर पूछे जाते हैं ना। चलिएगा, अब आते हैं, अब अगला सवाल, इसमें हम लोग कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं ना। ये तो उद्गम से रिलेटेड रहा सवाल, ठीक ना। अब देखिएगा, इसके प्रवाह से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो आइए इसका भी कहानी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। चलिएगा साथियों, हर चीज लिखा हुआ है, लेकिन उस लिखे हुए चीज को समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। हमारा क्लास है तो हर चीज आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे रटने रटाने वाला सिस्टम नहीं है, ना हम किसी मैराथन पे भरोसा करते हैं, और ना ही किसी ऐसे कोई चूरन पे भरोसा करते हैं कि आपको चूरन हम खिला दें,
नहीं, हम चाहते हैं कि चीज़ों को आप समझिए, आंखों से देखिए। हर चीज़ आप देखेंगे ना, इतिहासी पढ़ रहे हैं तो ऐतिहासिक घटनाओं को उस तरीके से पढ़िए ताकि महसूस हो कि आप उस सदी में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि गंगा नदी सच में इस तरह से क्या होती है, निकलती है। ये ज्योग्राफी कल्पनाओं का चीज़ है, जितना कल्पना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, तैयारी बेहतरीन होगा। तो चलिएगा साथियों, आइए हम लोग और गंगा नदी के बारे में फैक्ट्स पढ़ते हैं। एक तो चीज आप पढ़ लिए कि गंगा नदी का उद्गम कहां पे होता है, उत्तराखंड राज्य में दो धाराओं के मिलने से होता है। अब देखिएगा, गंगा नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तराखंड के बाद ये आती है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के बाद आप देखेंगे यह बिहार में आती है, बिहार के बाद ये झारखंड में आती है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो साथियों जैसे ही ये पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है तो यहाँ से इसकी दो धाराएं हो जाती है। कितनी धाराएं हो जाती हैं, दो धाराएं। एक धारा ऐसी है कि जो दक्षिण में निकल जाती है, कहाँ पे, दक्षिण के तरफ मुड़ जाती है, और एक धारा ऐसी है कि जो सीधे निकल जाती है, कहाँ, सीधे निकल जाती है और चली जाती है बांग्लादेश में। ध्यान से समझिएगा, उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम हुआ, उत्तराखंड के बाद गंगा नदी यूपी में प्रवाहित हुई, यूपी के बाद ये गंगा नदी आई बिहार में, बिहार के बाद ये आई झारखंड में, झारखंड के बाद ये आई पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी आती है तो दो वितरिकाओं में बदल जाती है ना, या दो वितरिकाओं में बट जाती है। एक धारा ऐसी है कि जो दक्षिण के तरफ मुड़ जाती है, किधर, दक्षिण के तरफ, और एक धारा ऐसी है जो सीधे निकल जाती है और सीधे निकल के बांग्लादेश में चली जाती है। तो ध्यान से समझिएगा, जो पश्चिम बंगाल में दक्षिण के तरफ धारा मुड़ती है गंगा नदी की, इसे हम लोग कहते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं, हुगली नदी। और याद रखिएगा, जो हुगली नदी है, यह हुगली नदी इसी गंगा नदी की क्या है, वितरिका है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गंगा नदी का स्वतंत्र, हुगली नदी का स्वतंत्र रूप से कहीं उद्गम नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी ही जाकर के दक्षिण की तरफ मुड़ गई और हुगली नदी का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसी हुगली नदी में छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी, यह जाकर के इसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। और दामोदर नदी हुगली नदी में मिल करके अपना जल जो है यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में गिराने का कार्य करती है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, जो हुगली नदी है, हुगली नदी की सहायक नदी कौन है, दामोदर नदी। या दामोदर नदी अपना जल यह किस नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो हुगली नदी के माध्यम से गिराती है। अब आ जाइएगा, अब पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी की एक धारा सीधे निकल गई, एक धारा तो दक्षिण में मुड़ गई और एक धारा जो सीधे निकल गई, तो इसे पश्चिम बंगाल में ही इस गंगा नदी को हम लोग भागीरथी नदी के भी नाम से जानते हैं, है ना। और यही भागीरथी नदी अर्थात गंगा नदी जब ये बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम बदल जाता है। क्या नाम हो जाता है, इस गंगा नदी का नाम हो जाता है भाई मेरे, तो ये हो जाता है पद्मा। कौन सा नाम हो जाता है, पद्मा। तो ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, गंगा नदी जब बांग्लादेश में गई तो ये तो पद्मा कहलाई। अब इसी पद्मा नदी में आकर के एक और नदी मिलती है ना, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है साथियों, हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होते हुए साथियों ये पहुंचती है कहाँ पे, ये पहुंचेगी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में यह जो पद्मा नदी है अर्थात गंगा नदी है, यह मिलेगी यमुना नदी से। किससे मिलेगी, जमुना नदी से। किससे मिलेगी, जमुना नदी से। अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, यह जमुना नदी कौन सी नदी है, तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, बांग्लादेश में दो धाराओं का मिलन होता है। एक धारा है पद्मा जो गंगा का ही नाम है, गंगा का ही नाम है पद्मा। एक धारा है जमुना जो ब्रह्मपुत्र का ही क्या है, नाम है। और यह पद्मा और जमुना नदी, ये दोनों की दोनों नदियां ये मिलती है बांग्लादेश में और मिल करके फिर से ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ेगी। किस नाम से,
पद्मा के नाम से, और जैसे ही ये थोड़ा दूर आगे बढ़ेगी तो फिर आकर के इसमें मणिपुर से निकलने वाली एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम है मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी। और मेघना नदी क्या करेगी? इन दोनों की संयुक्त धारा अर्थात पद्मा की धारा को लेकर के यह आगे बढ़ेगी और जा करके ये बंगाल की खाड़ी में क्या होगी? गिर जाएगी। तो इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी गिरती है वह गंगा नदी गंगा के नाम से न गिर करके वह मेघना के नाम से गिरती है। किससे? मेघना के नाम से, या इसे ही बराक कहते हैं, इसे ही बराक नदी कहते हैं। अर्थात गंगा नदी का जो अंतिम नाम है वह है आपका मेघना। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। उम्मीद है आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है। दक्षिण की तरफ जो धारा मुड़ती है उसे हुगली कहते हैं। हुगली नदी इसी गंगा नदी की भी तरीका है। हुगली नदी में आकर के दामोदर नदी मिलती है और दामोदर नदी का जल उठा करके हुगली नदी ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। एक धारा गंगा की जो पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती है उस धारा को भागीरथी के नाम से जानते हैं, और यही भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम बदल जाता है, हो जाता है पद्मा। अर्थात गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। इसी पद्मा नदी में आकर के बांग्लादेश में जमुना नदी मिलती है अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, और ये पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और यही पद्मा अर्थात गंगा जब आगे बढ़ेगी साथियों तो ये इसमें आकर के मणिपुर से निकलने वाली मेघना या बराक नदी आकर के मिलेगी, और बराक नदी इस पद्मा नदी के पानी को ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरा देगी, है ना। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां से एक और सवाल क्या पूछा जाता है साथियों। जो गंगा नदी है और जमुना नदी है अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दोनों की दोनों नदियां मिलती है कहां पे? मिलन होता है बांग्लादेश में। कहां पे होता है? बांग्लादेश में। और जब बांग्लादेश में इन दोनों का मिलन होता है तो आपको बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण होता है। नदी डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे हम लोग सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है इसी गंगा नदी के, है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलन स्तर पे है अर्थात बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये जो सुंदरबन का डेल्टा है इसमें आप देखेंगे इसका 80% हिस्सा जो है आपका बांग्लादेश में है, जबकि 20% हिस्सा इसका कहां पे है साथियों? इंडिया में है। इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। सुंदरबन के डेल्टा को सुंदरबन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती हैं, यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे जो और कैसुलिना वनस्पति है ये पाई जाती है। और याद रखिएगा इसी सुंदरबन के डेल्टा में बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही दलदली और नमकीन वाला इलाका है, ठीक ना। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह है सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण किससे हुआ है? तो ये आपको हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा साथियों। गंगा जो नदियां लंबी दूरी तय करती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। डेल्टा अर्थात नदियां जब प्रवाहित होती है, लंबी दूरी तय करती है, तो अपने साथ बालू मिट्टी गाद को लाती है और ला करके समुद्र के किनारे वो बिछाने का कार्य करती है। तो जो बालू मिट्टी गाद बिछ जाता है समुद्र के किनारे उसे हम लोग डेल्टा का नाम देते हैं। तो साथियों गंगा नदी से संबंधित इतने सारे फैक्ट्स हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियां में गंगा के बाएं तट पर आकर के मिलने वाली सहायक नदी और गंगा के दाहिने तट पर आकर के मिलने वाली सहायक नदी। तो आइए पहले डेटा को देख लेते हैं, डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, इसको एक रीडिंग मारते हैं ना। चलिएगा, कह रहा है कि गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। राज्य याद हो गया होगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्र से, है ना, सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में क्या करती है? प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 तरीकाओं में बट जाती है, एक है भागीरथी नदी और एक है हुगली नदी। छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूरब की दिशा में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में क्या होती है? मिल जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा है वो पद्मा नदी ही क्या कहलाती है।
और यह आगे चलकर पद्मा नदी मेघना नदी में क्या होती है या बराक नदी में मिलती है। तो इन दोनों की जो मुख्य धारा है वो मेघना नदी ही कहलाती है, अर्थात मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। बराक या मेघना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मणिपुर में होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, जमुना नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरबन का डेल्टा हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष क्या होता है, पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियां भी यहाँ पाए जाते हैं। और आपको बता दूं कि साथियों, भारत में जो मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल, वो आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद से दूसरे में गुजरात है और तीसरा में आंध्र प्रदेश, जो गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टाई क्षेत्र है वहां पे स्थित है। उम्मीद है इतना सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र में जो सहायक नदियां हैं इसके बारे में। तो साथियों, गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं इसको भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। गंगा नदी के बाएं तट पर आकर के मिलने वाली नदियां और गंगा नदी के दाएं तट पर आकर के मिलने वाली नदियां। गंगा नदी के बाएं तट पर जो आकर के मिलने वाली नदियां हैं, आइए इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि गंगा नदी के बाएं तट पर जो आके नदी मिलती है वो सभी की सभी नदियां कौन सी है, हिमालयी नदियां हैं। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट में हार्ट का इमोजी जरूर डालिएगा और वीडियो को जितना शेयर करना होगा आप लोग करने का कार्य कीजिएगा। और मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग ड्राइवर बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए ड्राइवर बैच, मैं अभी आपको बताऊंगा। साथियों, इससे सिर्फ आप ड्राइवर ही नहीं बनेंगे, आपका सारा जीएस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है ना। चलिएगा, गंगा नदी के बाएं तट पर आकर के जो नदियां मिलती है, आइए उसका पहले हम लोग नाम जान लेते हैं, एक बार परिचित हो जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम दो धाराओं से हो गया है ना। चलिएगा, ये गंगा नदी हो गई। अब देखिएगा, गंगा नदी के बाएं तट पर आकर के जो नदी मिलती है, सबसे पहली नदी जो सबसे पश्चिम में आकर के नदी मिलती है, उत्तराखंड से ही निकलती है रामगंगा। कौन सी, रामगंगा नदी आकर के सबसे पहली नदी है। रामगंगा के बाद जो दूसरी नदी है वह है आपका गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती। गोमती के बाद यहाँ पे आके जो नदी मिलती है वह है आपका घाघरा। तीसरी नदी कौन सी है, तीसरी नदी है घाघरा, है ना। चलिएगा, ये घाघरा कर देते हैं, यहाँ पे घाघरा नदी। इसके अलावा जो चौथी नदी है, चौथी नदी है आपका कोसी नदी। कौन सी नदी है, कोसी नदी। कोसी के बाद से जो नदी है ये है आपका महानंदा। कौन सी नदी, महानंदा। साथियों, मंदाकिनी नदी निकलती है वहां पे, कहां पे, उत्तराखंड में। आपको बताए थे जहां पे, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, मंदाकिनी नदी। अब देखिएगा, जो गंगा नदी के बाएं तट पर आकर के मिलती है ना, सबसे पश्चिमी नदी तो रामगंगा, और सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो सबसे पूर्वी नदी है आपका महानंदा। इस फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो महानंदा है यह एकमात्र ऐसी नदी है जो बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा के साथ साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। पहले आप क्रम याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद एक नदी और छूट रहा है यहाँ पे, गंडक। कौन सी नदी, गंडक नदी यहाँ पे छूट रही है, तो ये आपका गंडक हो गया। गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा। इसी चीज को हम ऐसे बना देते हैं और बढ़िया से समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा, बाएं तट पर सबसे पहले मिलेगी रामगंगा। कौन मिलेगी, रामगंगा। रामगंगा के बाद कौन दूसरी नदी मिलेगी बाएं तट पर, तो ये मिलेगी गोमती। गोमती के बाद तीसरी नदी कौन सी मिलेगी, तो भाई मेरे ये मिलेगी घाघरा। घाघरा के बाद चौथी नदी कौन सी मिलेगी इसमें आकर के, तो ये मिलेगी गंडक। कौन सी नदी, गंडक। गंडक के बाद कौन सी नदी इसमें मिलेगी, तो ये कोसी नदी। और कोसी नदी के बाद कौन सी नदी मिलेगी, तो ये मिलेगी महानंदा। अब इन नदियों की कुछ विशेषताएं भी हैं, है ना। विशेषताओं में क्या है साथियों, जो गोमती नदी है, गोमती नदी हिमालयी नदी नहीं है, अर्थात यह हिमालय से नहीं निकलती है। यह उत्तर प्रदेश में एक झील है, फुलहर झील, है ना, पीलीभीत जिला में, उसी झील से ये क्या होती है, निकलती है। और मैदानी क्षेत्रों से निकल करके मैदानी क्षेत्रों में ही ये खत्म हो जाती है। गोमती नदी के ही तट पर आप देखेंगे लखनऊ शहर क्या है, बसा हुआ है।
साथ ही साथ गोमती और घाघरा ये दोनों की दोनों नदियां आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या होती है, प्रवाहित होती है। रामगंगा भी यहाँ पे प्रवाहित होती है। इसके अलावा गंडक नदी और कोसी नदी यह पूर्ण रूप से कहाँ पे, ये बिहार में प्रवाहित होती है। और जो महानंदा नदी है ये बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा के साथ साथ क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब इस नदियों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, आप पहले बस याद रख लीजिए सहायक नदी, और जुड़ा हुआ कुछ छोटा मोटा फैक्ट्स है यहाँ पे याद रखना है। देखिएगा यहां पे हम लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। रामगंगा गोमती घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, जबकि गंडक और कोसी नदी कहां पे, बिहार में, महानंदा बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर। वहीं पे जो गोमती नदी है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, जो हिमालय से न निकल के मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। और गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ और जौनपुर शहर कहां पे है, गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। गंडक नदी को नेपाल में सालीग्राम या नारायणी के नाम से जानते हैं। साथियों बिहार की नदियां जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय हम लोग क्या करेंगे, गंडक के बारे में, कोसी के बारे में, घाघरा के बारे में, बिहार की जितनी नदियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोसी नदी को नेपाल से निकलकर बिहार राज्य में गंगा नदी में मिलती है ना, कटिहार में कुरुसेला जगह है वहीं आके मिलती है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक नदी या अभिशाप नदी भी कहने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। महानंदा नदी गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सबसे पूर्वी अथवा अंतिम सहायक नदी है। और महानंदा नदी का उद्गम कहाँ होता है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं गंगा नदी के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है ना। तो साथियों यहाँ पे देखिए गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर के जो मिलने वाली मुख्य नदियां हैं, चंबल, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन और सोन नदियां हैं। जो गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है ना, सहायक नदी यमुना नदी है, जो गंगा नदी के दाएं तट पर आकर के क्या होती है, मिलती है। कहने का मतलब यह है कि गंगा नदी की जितनी भी बाएं तट पर आकर के मिलने वाली सहायक नदियां हैं ये सब की सब हिमालयी हैं, लेकिन एकमात्र यमुना नदी ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से तो निकलती है लेकिन गंगा के बाएं तट पर न मिल करके ये गंगा के दाएं तट पर मिलती है यमुना नदी। ये कहने का तात्पर्य है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, है ना। अब देखिए इसके बारे में एक एक करके क्या है, फैक्ट्स हैं। तो आइए इस फैक्ट्स को हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर, है ना, प्रयागराज में गंगा नदी में आके क्या होती है, मिल जाती है। यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी से थोड़ी सी क्या है, छोटी है। यमुना नदी की लंबाई कितना है, 1385 किलोमीटर। अब देखिएगा यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सभी नदियों का जल लेकर के यमुना नदी क्या करती है, ये ले जाकर के गंगा नदी में गिरा देती है प्रयागराज में। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन ये सभी की सभी नदियां कहां से निकलती है, मालवा के पठार से निकलती है। टोन्स और सोन नदी ये दो ऐसी नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की जो सीधे गंगा नदी में अपना जल क्या करती है, गिराती है ना। तो आइए इसी चीज को और अब थोड़ा सा और मैप के द्वारा समझ लिया जाए, है ना। गंगा नदी के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां ध्यान से समझिएगा। गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर के जो मिलने वाली नदी है वह है एक यमुना नदी। इस यमुना नदी के बारे में आप लोग पहले ध्यान रख लीजिएगा। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में एक जगह है बंदरपुर चोटी। कौन सी, बंदरपुर चोटी। इसी बंदरपुर चोटी पे एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और यह जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी, यह जाकर के प्रयागराज में गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। और गंगा नदी की ये सबसे लंबी सहायक नदी भी है। और आपको बता दूं साथियों कि यमुना नदी एकमात्र सहायक नदी है गंगा की जो हिमालय से तो निकलती है लेकिन गंगा के बाएं तट पर न मिलकर के दाहिने तट पर मिलती है। इसके अलावा यमुना नदी अन्य नदियों का भी जल लेकर के जाती है। जैसे यह मालवा का पठार है तो साथियों मालवा के पठार से
बहुत ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण से निकलती है और उत्तर के तरफ प्रवाहित होते हुए जा करके ये मिलती है यमुना नदी में, जिसमें आपका चंबल नदी है ना। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल के बाद बेतवा नदी है, बेतवा नदी जा करके इसमें क्या होती है, मिलती है। इसके अलावा जो केन नदी है, केन है ना, और जो काली सीन नदी है, काली सीन नदी, ये भी आप देखेंगे जा करके इसी यमुना नदी में मिलती है। अर्थात यमुना नदी इन सभी नदियों का जल ले जा करके, है ना, ये कहाँ गिराती है, गंगा नदी में ले जा करके गिरा देती है। अर्थात चंबल, बेतवा, काली सीन नदियाँ ये स्वयं गंगा नदी में न जा करके यह किसके माध्यम से जाती है, यमुना नदी के माध्यम से जाती है। इसके अलावा दो नदियाँ ऐसी है, एक है टोंस और एक है आपका सोन। सोन नदी आप देखेंगे यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है सोन नदी, और सोन नदी पटना में आप देखेंगे, है ना, जा करके पटना के समीप गंगा नदी में ये मिल जाती है ना। प्रायद्वीपीय पठार की ये सभी की सभी नदियां हैं जो गंगा के दाहिने तट पर आकर के क्या होती है, मिलती है। तो साथियों ये गंगा के दाहिने तट पर आकर के मिलने वाली नदियां रही, गंगा के बाएं तट पर भी आकर के मिलने वाली नदियां रही, ये आपको क्या कर दिए, बता दिए। अब इसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, ये दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अर्थात जो कल का सेशन रहेगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं, हम लोग किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, ये चीज समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे जुड़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम लोग सच में पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं। आइएगा, मैं बार बार क्यों आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप लोग ड्राइवर बैच को आप लोग पढ़िए हैं, उसके पीछे का कुछ रीजन है। ड्राइवर बैच को ज्वाइन करने के पीछे का क्या रीजन है, आइए आपको दिखाता हूं। साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, जो हम सिलेबस बनाए हुए हैं, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका क्या चल रहा है, क्लास चल रहा है, जिसमें देखिएगा हम ज्योग्राफी का हिस्सा बना दिए हैं। पर्वत, पठार, नदियां, झील, झरना, दर्रे, मिट्टी, कृषि, जनसंख्या, मानसून, इतना पढ़ लेंगे तो इसी में से क्वेश्चन आपका एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्योग्राफी से, जो आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो हम पढ़ा चुके हैं, एक चैप्टर यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ है, तो भारत का भौगोलिक विस्तार हम कंप्लीट कर दिए, पर्वत कंप्लीट कर दिए हैं, पठार कंप्लीट कर दिए हैं, भारत की नदियां कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। झील का जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही अपलोड करूंगा, तो झील का भी आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा झरना, दर्रे, मिट्टी, कृषि, जनसंख्या और ये मानसून, तो साथियों झरना, दर्रा ये दोनों मैं एक क्लास में कराऊंगा, फिर मिट्टी, कृषि और ये आपका जो है जनसंख्या और मानसून, इसको मैं एक क्लास में करा के, है ना, 2-3 क्लास में इसको मैं निपटा दूंगा। अर्थात सामान्य शब्दों में कहूं तो ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होगा फिर मैं आपका हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी कंप्लीट होगा, फिर आपका ये करंट अफेयर बोला हूं खुद से आप लोग पढ़िए, अभी से स्टार्ट करिए, बाद में मैगजीन खरीद के पढ़ना है। उसके बाद से इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा, फिर साइंस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इस प्रकार से जीएस का 60 नंबर आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लास देखिए और जा करके आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा, बनेगा। जो यातायात का सिलेबस है वो आनंद सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा सिलेबस बना दिया गया है ना, ये भी चल रहा है। साथियों कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग का क्लास चल रहा है सीएसबीसी के सिलेबस के पैटर्न पे चल रहा है। अगर आप इस सभी लेक्चर को साथियों देख लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिपाही का वर्दी निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं, टेस्ट में भी आप लोग पार्टिसिपेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। साथियों एक चीज़ और मैं बताऊं कि क्लास अगर लाइव नहीं होगा तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसी टाइम पे आप लोग क्या करिएगा, लाइव समझ के पढ़िएगा। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को